विद्यार्थियों नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हथीजरे क्लासेस पर। साथियों, मैं आपका प्यारा भाई धर्मवीर राजस्थान जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए लेकर आ चुका हूं, जो कि आपको रीट की जो परीक्षा होने वाली है उसमें ये प्रश्न जो क्या रामबाण साबित होने वाले हैं। 27 और 28 फरवरी को ये जो प्रश्न है आपके लिए बिल्कुल रामबाण साबित होंगे। तो भाई जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बिना देर की क्लास को शुरू करते हैं। साथियों, इस क्लास का पहला प्रश्न है आपका कि चूहों के कारण किस मंदिर को जाना जाता है, यानी चूहों के कारण जो जाना जाता है वो राजस्थान के किस मंदिर को जाना जाता है। ऑप्शन है ब्रह्मा मंदिर को, ऑप्शन बी होगा कड़ी माता के मंदिर को, ऑप्शन सी हो जाएगा महावीर जी के मंदिर को और ऑप्शन डी हो जाएगा शिव जी के मंदिर को। तो भाई चूहों के कारण कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है साथियों? बिल्कुल भाई कड़ी माता का मंदिर प्रसिद्ध है। कौन सा साथियों? कड़ी माता का। अब बात आती है कहाँ पर है, तो साथियों देशनोक बीकानेर में। कहाँ पर है भाई? देशनोक बीकानेर में। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बिल्कुल साथियों, देखो इंपॉर्टेंट सूचना यह है कि जो भी साथी बीएसटीसी पीटीईटी रीट और ये आपकी जेल प्रेरी जैसी भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो, तो ये अपना हेल्पलाइन नंबर है, इस पर मैसेज करके आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, जिससे आपको फ्री में हस्तलिखित नोट्स मिल जाएंगे। साथ ही कुछ महत्वपूर्ण जो तथ्य होते हैं राजस्थान के वो भी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो अगला प्रश्न है, ऊंटों के देवता के रूप में किसे पूजा जाता है? साथियों, ऊंटों के देवता के रूप में राजस्थान के किस लोक देवता को पूजा जाता है? ऑप्शन है रामदेव जी को, तेजा जी को, पावू जी को, जसनाथ जी को। साथियों फटाफट से बता दो भाई, ऊंटों के देवता में के रूप में पूजा जाता है आपके पावू जी महाराज को। किसको भाई? पावू जी महाराज को। ये किस जाति के क्या है आपके आराध्य देवता माने जाते हैं? रेवारी जाति के क्या है आराध्य देवता माने जाते हैं साथियों? रेवारी जाति के माने जाते हैं, बिल्कुल सची। साथियों यहाँ से एक प्रश्न और बनता है कि ये प्रश्न बना हुआ पे कि उपयुक्त में से राजस्थान के लोक देवताओं के रूप में किसे नहीं जाना जाता? तो यहाँ पे आंसर हो जाता आपका जसनाथ जी। क्या हो जाता? जसनाथ जी। प्रश्न नया बनाया है मैंने, बिल्कुल। तो पाबू जी को क्या है ऊँटों के देवता के रूप में पूजा जाता है। राजस्थान में वो मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँट लाने का जो श्रेय जाता है वो भी किसको जाता है? पाबू जी को जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या रहने वाला है? अगला प्रश्न बताएंगे सभी विद्यार्थी कि राजस्थान की मातृभाषा है। साथियों फटाफट से स्टार लगा लो, प्रश्न को बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि राजस्थान की मातृभाषा कौन सी है? हड़ौती है, मारवाड़ी है, राजस्थानी है या फिर मेवाड़ी है? तो साथियों राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान की मातृभाषा के रूप में जाना जाता है राजस्थानी भाषा को। किसको भाई? राजस्थानी भाषा को जाना जाता है। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च को क्या आपका राजस्थान दिवस मनाया जाता है। अगर बात की जाए राजस्थान स्थापना दिवस की तो 1 नवंबर 1956 को। कब? 1 नवंबर 1956 को अपना राजस्थान जो एकीकरण है वो पूर्ण हुआ। तो 1 नवंबर 1956 को क्या है राजस्थान के एकीकरण पूर्ण हुआ, इसलिए 1 नवंबर को तो आपका राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है और 30 मार्च को सिर्फ राजस्थान दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या रहने वाला है? अगला बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि खाटू श्याम जी का मंदिर किस जिले में स्थित है? फटाफट से बताएंगे खाटू श्याम जी का मंदिर जो है वो किस जिले में स्थित है। प्रश्न को लगा लो स्टार। ऑप्शन हो जाएगा सीकर में है, जैसलमेर में है, उदयपुर में है, डूंगरपुर में है। तो साथियों खाटू श्याम जी के मंदिर के बारे में अगर हम बात करते हैं तो सीकर में है। कहाँ पर है साथियों? सीकर में खाटू श्याम जी का मंदिर स्थित है। चलिए अगला बताएंगे अगला प्रश्न क्या रहने वाला है साथियों। अगला प्रश्न है 5वें नंबर का कि राजस्थान के आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? यानी आदिवासियों का जो राजस्थान के आदिवासियों का सबसे बड़ा जो मेला है वो कौन सा है? ऑप्शन हो जाएगा कड़ी माता का मेला है, बेडेश्वर मेला है, बाबा रामदेव जी का मेला है या फिर खाटू श्याम जी का मेला है। तो साथियों राजस्थान के आदिवासियों का सबसे बड़ा जो मेला है वो है आपका बेडेश्वर का मेला है। कहाँ पे बढ़ता है साथियों? बिल्कुल बेडेश्वर का मेला बढ़ता है आपके डूंगरपुर में। कहाँ पर भाई? डूंगरपुर में आपका बेडेश्वर का मेला बढ़ता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जो भी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो भी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर बात करें सांप्रदायिक सद्भाव का जो मेला है वो रामदेव जी का मेला है। कौन सा भाई? सांप्रदायिक सद्भाव की अगर बात करते हैं, अगर प्रश्न पूछ लेता है सांप्रदायिक सद्भाव का जो मेला है वो कौन सा बढ़ता है राजस्थान का, तो वो उसमें रामदेव जी हो जाएगा। और आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला पूछा है तो यहाँ पे आपका बेडेश्वर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है अपने सामने? अगला प्रश्न है तीज त्योहारों से। तो स्टार लगा लो सबसे पहले तो प्रश्न को कि सातुड़ी तीज कब मनाई जाती है? सातुड़ी जो तीज होती है ना वो राजस्थान में कब मनाई जाती है? श्रावण पक्ष की तृतीया को, भादो कृष्ण पक्ष की तृतीया को, श्रावण पक्ष की सप्तमी को या फिर श्रावण पक्ष की पूर्णिमा को। तो साथियों तीज तो आपको दिख ही रहा होगा, तीज किसको कहते हैं? तीसरे दिन की को, तीसरे दिन मनने वाली चीज को तीज कहते हैं। तो बिल्कुल भाई सातुड़ी तीज कब मनाई जाती है? भादो कृष्ण पक्ष की तृतीया को मनाई जाती है। कब भाई? भादो कृष्ण पक्ष की तृतीया को मनाई जाती है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जो 2 है ना वो क्लियरली करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला बताएंगे सी विद्यार्थी। अगला प्रश्न क्या रहने वाला है आपके सामने? अगला है अपना
1585 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में अकबर ने किस संत की भेंट की थी? बिल्कुल भाई, यानी 1585 ईस्वी में फतेहपुर जो सीकरी है ना, बिल्कुल सर जी फतेहपुर सीकरी है, तो उसमें अकबर ने किस संत ने भेंट की थी? तो बताओ भाई किस संत ने अकबर को भेंट की थी? दादू दयाल जी ने, जसनाथ जी ने, जम्बो जी ने या फिर श्रद्धानाथ जी ने? तो भाई 1585 ईस्वी में की थी दादू दयाल जी ने। किसने साथियों? दादू दयाल जी ने, बिल्कुल। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जो ए है वो क्लियरली करेक्ट हो जाएगा। जम्बो जी के कितने नियम बताए गए हैं? बिल्कुल भाई, जम्बो जी किसके प्रवर्तक थे? बिश्नोई बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं साथियों? जम्बो जी माने जाते हैं। बिश्नोई संप्रदाय के कितने नियम बताए गए हैं साथियों? 29 नियम बताए गए हैं। कितने भाई? 29 नियम बताए गए हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या रहने वाला है। बिल्कुल साथियों, अगला प्रश्न अपना वही आ चुका है, बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? साथियों मैंने अभी बताया आपको, फटाफट से कमेंट करके आंसर बता दो कि बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? दादू दयाल जी थे, जसनाथ जी थे, या फिर जम्बो जी थे, या फिर श्रद्धानाथ जी थे? तो साथियों बिश्नोई संप्रदाय के अगर प्रवर्तक के बारे में अगर हम बात करते हैं तो जम्बो जी थे। कौन थे भाई? जम्बो जी थे, जिनके क्या बताए गए हैं? 29 नियम बताए गए हैं। और 29 कैसे? 20 + 9 नियम। क्या हो जाएगा? 20 + 9 नियम क्या है? 29 नियम बताए गए हैं। जिन्होंने अभी तक ग्रुप ज्वाइन नहीं किया वो इस नंबर पर मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, जिससे आपको फ्री के हस्तलिखित नोट्स मिलते रहें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या होगा। जीतने के लिए लड़ना पड़ता है, संघर्ष अभी जारी है, सपने होंगे सच। हथीजरे क्लासेज आपके सपनों को साकार करवाने वाला है। अगला प्रश्न अपना, किस संत का संबंध कतरेसर बीकानेर से? यानी किस संत का जो संबंध है वो आपके कतरेसर बीकानेर से है? दादू दयाल जी का है, जसनाथ जी का है, या फिर जम्बो जी का है, श्रद्धानाथ जी का है? फटाफट से प्रश्न का आंसर देकर बताओ, कमेंट में छाप दो और इंपॉर्टेंट और स्टार लगा लो प्रश्न को। बिल्कुल, तो साथियों कतरियासर बीकानेर में किससे संबंध रखता है? जम्बो जी से संबंध रखता है। बिल्कुल भाई, बिश्नोई संप्रदाय के सर जी, बिल्कुल एक प्रश्न पक्का आता है भाई संत संप्रदायों से। चलिए अगला बताएंगे, अगला प्रश्न क्या रहने वाला है साथियों। अगला प्रश्न है, नाथद्वारा के समीप स्थित मोलेला गांव किस कला के लिए प्रसिद्ध है? यानी नाथद्वारा के समीप जो मोलेला जो गांव है ना, वो किस कला के लिए जाना जाता है भाई? उस कला के लिए जाना जाता है, टेराकोटा कला के लिए जाना जाता है, थेवा कला के लिए जाना जाता है, ब्लू पॉटरी के लिए जाना जाता है। तो मोलेला गांव प्रसिद्ध है आपका टेराकोटा के लिए। किसके लिए भाई? टेराकोटा के लिए है, बिल्कुल टेराकोटा के लिए है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जो 2 है ना वो क्लियरली करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला बताएंगे, अगला प्रश्न क्या रहने वाला है साथियों यहाँ पे? बिल्कुल फटाफट से बताओ। अगला प्रश्न है अपना, थेवा कला के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? थेवा कला के लिए जो जिला प्रसिद्ध है वो कौन सा जिला प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़ है, या फिर आपको उदयपुर है, जैसलमेर है, या फिर बाड़मेर में? फटाफट बता दो रे। बिल्कुल भाई, थेवा कला के लिए प्रतापगढ़ प्रसिद्ध है। कौन सा सर जी? प्रतापगढ़ प्रसिद्ध है, बिल्कुल भाई। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जो ए है वो क्लियरली करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला बताएंगे, अगला प्रश्न क्या रहने वाला है आपके सामने। चलो भाई अगला बताओ, काष्ठ कला का प्रधान केंद्र जो है वो कौन सा है? यानी काष्ठ कला का प्रधान केंद्र कौन सा है? फटाफट से कमेंट करके आंसर छाप दो भाई। प्रतापगढ़ है, महाबली उदयपुर है, पोखरण जैसलमेर है, या फिर बस्सी चित्तौड़गढ़ है? बिल्कुल साथियों, काष्ठ कला के लिए जो प्रसिद्ध जो प्रधान जो केंद्र है ना वो आपका बस्सी चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पर सर जी? बस्सी चित्तौड़गढ़ में, बिल्कुल। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जो डी है वो क्लियरली करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न अपना क्या रहने वाला है। सभी विद्यार्थी वर्ग जिन्होंने क्लास को लाइक नहीं किया प्लीज क्लास को लाइक कर दीजिए, और जो भी साथी आज हमारे चैनल से नए जुड़ रहे हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला प्रश्न है अपना, बिल्कुल फटाफट से कमेंट करके आंसर बताओ। 2011 की जनगणना के आधार पर राजस्थान की कुल साक्षरता प्रतिशत जो है वो कितनी है? यानी 2011 की जनगणना के आधार पर पुरुष और महिला दोनों को मिलाकर जो राजस्थान की साक्षरता दर है वो कितनी रही थी? फटाफट से बता दो। तो 79.19%, 52.12%, या फिर 66.11%? साथियों पुरुष और महिला दोनों की अगर हम साक्षरता को मिलाकर अगर हम बात करते हैं तो राजस्थान की जो साक्षरता दर रही है वो आपकी 66.11% रही है। कितनी भाई? 66.11% रही है। तो प्रश्न के हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर जो 3 है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बात की जाए महिला साक्षरता दर की तो ये आपकी महिला साक्षरता दर रही थी 52.12% 2011 की जनगणना के आधार पर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या रहने वाला है। अगला प्रश्न आ चुका है, 108 जो निःशुल्क आपातकालीन जो सेवा है वो किससे संबंधित है? यानी 108 पर अगर हम कॉल करते हैं तो वो किससे संबंधित है? वो कॉल कहाँ पे जाके लगता है? तो भाई शिक्षा सेवा से संबंधित है। क्या हमको शिक्षा में शिक्षा की सेवा दी जाती है? यानी शिक्षा से संबंधित कोई चीज़ बताई जाती है, या फिर स्वास्थ्य सेवा से, संचार सेवा से, या फिर बैंक सेवा से? साथियों 108 जो हेल्पलाइन नंबर है वो है आपका स्वास्थ्य सेवा से संबंधित है। किससे? स्वास्थ्य सेवा से संबंधित है। कोई दुर्घटना हो जाती है तो अपन किस नंबर पर फ़ोन करते
करते हैं, 108 नंबर पे कॉल करते हैं और किसको बुलाते हैं, एम्बुलेंस को बुलाते हैं। बिल्कुल, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जो 2 है ना वो क्लियरली करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न अपन देखते हैं, अगला प्रश्न क्या रहने वाला है। साथियों अगला प्रश्न है अपना 2011 की जनगणना के आधार पर राजस्थान में महिला साक्षरता प्रतिशत कितनी है। बिल्कुल, मैंने अभी आपको बता चुका हूँ, फटाफट से कमेंट करके आंसर बताना है कि 2011 की जनगणना के आधार पर महिला जो साक्षरता जो प्रतिशत है वो कितनी है। तो भाई महिला साक्षरता प्रतिशत है 52.12%, मैंने अभी आपको बताया था। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जो 3 है ना वो क्लियरली करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न अपन देखते हैं। इस क्लास की पीडीएफ अगर आपको प्राप्त करनी है तो डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां से जाकर आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं और फ्री में पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए है। यानी निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य जो शिक्षा दी जाती है वो किस आयु वर्ग के बच्चों को दी जाती है। तो साथियों 7 से 14 वर्ष को दी जाती है, 6 से 15 वर्ष के बच्चों को दी जाती है, या फिर 6 से 14 वर्ष के दी जाती है, या फिर 5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए दी जाती है। तो निःशुल्क सेवा की अगर हम बात करते हैं तो आज के टाइम पे नई शिक्षा नीति के अनुसार 5 वर्ष का जो बच्चा होता है ना, 5 वर्ष का बालक होने पर कहाँ चला जाता है साथियों, स्कूल चला जाता है। और 8वीं क्लास तक उसको क्या नहीं देने पड़ते, एक भी कॉपी पेन का पैसा देना नहीं पड़ता। क्या है, बुक जो मिलती है, खाना मिलता है, सभी क्या फ्री में मिलता है। तो अनिवार्य निःशुल्क सेवा उसी को कहते हैं, अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा उसी को कहा जाता है। तो 6 से 14 वर्ष तक क्या है, बच्चे को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है। चलिए अगला प्रश्न अपन देखते हैं, अगला प्रश्न क्या रहने वाला है। अगला प्रश्न है, दवाइयों का विक्रय एवं निर्माण लाइसेंस कौन सा विभाग प्रदान करता है। यानी मेडिकल लाइन जो होते हैं ना, मेडिकल जो स्टोर होते हैं उनके लिए दवाइयों का जो विक्रय होता है, यानी दवाई बेचने वाले के लिए जो लाइसेंस लेना पड़ता है वो कौन सा विभाग प्रदान करता है, ये आपको बताना है। फटाफट से बताओ भाई, स्वास्थ्य विभाग, डाक विभाग, तकनीकी संचार विभाग या परिवहन विभाग। तो साथियों दवाइयों का विक्रय तो सर जी स्वास्थ्य विभाग ही करेगा ना। बिल्कुल भाई, स्वास्थ्य विभाग ही करता है। औषधि नियंत्रण संगठन जिसको अपन कहते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जो ए है वो क्लियरली करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न बताएंगे, अगला प्रश्न क्या रहने वाला है। साथियों अगला प्रश्न है, बैंक एक ऐसी संस्था है जो किसका व्यवसाय करती है। यानी बैंक किसका व्यवसाय करती है, जो बैंक क्या देती है अपन को, मुद्रा प्रदान करती है, फिल्में प्रदान करती है, सीमेंट प्रदान करती है, फिर उद्योग प्रदान करती है। तो सर जी बैंक में तो पैसे जमा होते हैं ना। बिल्कुल भाई, पैसे जमा होते हैं। पैसे को क्या बोला जाता है, मुद्रा बोला जाता है। तो यहाँ पे क्या बैंक क्या प्रदान करती है, मुद्रा प्रदान करती है, मुद्रे का व्यवसाय करती है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जो ए है वो क्लियरली करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न बताएंगे, अगला प्रश्न क्या रहने वाला है। साथियों अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य परिवहन निगम में स्थापित हुआ है। यानी राजस्थान राज्य परिवहन निगम में स्थापित हुआ है वो कब हुआ था। तो भाई 1 अक्टूबर 1965 को हुआ, 1 अक्टूबर 1967 को, 1 अक्टूबर 1966 को, या फिर 1 अक्टूबर 1964 को। तो राजस्थान राज्य परिवहन निगम की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी आपके 1 अक्टूबर 1964 को। कब हुई थी साथियों, 1 अक्टूबर 1964 को हुई थी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जो क्या है, डी है ना, वो क्लियरली करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न अपन देखते हैं। बिल्कुल भाई, हौसलों की तरकस में एक उम्मीद जिंदा रखो, कि हौसलों की तरकस में एक उम्मीद जिंदा रखो, हार जाओ मगर फिर से उठ खड़ा होने की एक नई जिद और एक नई उमंग जिंदा रखो। बिल्कुल, तो साथियों अगला प्रश्न है अपना, पश्चिमी रेलवे क्षेत्रीय प्रशिक्षण जो केंद्र है वो राजस्थान में कहाँ पर स्थित है। यानी पश्चिमी रेलवे क्षेत्रीय जो प्रशिक्षण जो केंद्र है वो राजस्थान में कहाँ पर स्थित है। उदयपुर में है, जैसलमेर में है, कोटा में है, या फिर बीकानेर में। पश्चिमी रेलवे क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र की अगर हम बात करते हैं तो ये है साथियों उदयपुर में स्थित। कहाँ पर है साथियों, उदयपुर में स्थित है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जो ए है वो क्लियरली करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, अगला प्रश्न क्या रहने वाला है। अगला प्रश्न अपना, निम्नलिखित में से कौन सा हवाई अड्डा भारतीय वायुसेना के अधीन है। भारतीय वायुसेना के अधीन राजस्थान का कौन सा हवाई अड्डा है, फटाफट से बताओ। बीकानेर का है, सूरतगढ़ का है, जैसलमेर का है, या फिर ये सभी का है। तो साथियों भारतीय वायुसेना के अंतर्गत तो सभी आते हैं ना। बिल्कुल सर जी, सही भी आते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जो डी है ना वो क्लियरली करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर जो डी है वो क्लियरली करेक्ट हो जाएगा। यानी बीकानेर का और सूरतगढ़ का, जैसलमेर का, ये सभी हवाई अड्डे भारतीय वायुसेना के अधीन आते हैं। चलिए अगला बताओ, अगला प्रश्न क्या रहने वाला है साथियों। यहाँ पे अगला प्रश्न है अपना, बिल्कुल फटाफट से बताओ,
राजस्थान में सड़कों का सर्वाधिक जो लंबाई है वो राजस्थान के किस जिले में है? यानी राजस्थान में सड़कों की सर्वाधिक जो लंबाई है वो राजस्थान के किस जिले में है? बीकानेर में है, सूरतगढ़ में है, जैसलमेर में या फिर जोधपुर में है? तो साथियों सर्वाधिक सड़कों की जो लंबाई है वो राजस्थान के जोधपुर जिले में है। साथियों कहाँ पर है? जोधपुर जिले में है, बिल्कुल सर जी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जो डी है वो क्लियरली करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न अपन देखते हैं। अगला प्रश्न क्या रहने वाला है? अगला बताएंगे सभी विद्यार्थी, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक प्रदेश राजस्थान में स्थित नहीं है? यानी कौन सा जो भौतिक प्रदेश है वो राजस्थान में स्थित नहीं है? अरावली पर्वत नहीं है, पूर्वी मैदान नहीं है, या फिर आपका थार का मरुस्थल नहीं है, या फिर आपका हिमालय पर्वत नहीं है? तो सर जी ये तो सभी हैं। अरावली पर्वत राजस्थान का एक भौतिक प्रदेश है, बिल्कुल सर जी, भौतिक प्रदेशों में आता है। पूर्वी मैदान है और थार का मरुस्थल भी है, लेकिन क्या नहीं है? बिल्कुल भाई साथियों, हिमालय पर्वत नहीं है। ये राजस्थान में कितने जो भौतिक भौतिक प्रदेश है उनको कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। तो ये 3 तो आपको वैसे भी सो रहे हैं, बाकी एक बच रहा है दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। कौन सा बच रहा है भाई? दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश बच रहा है, जिसमें 4 जिले शामिल हैं, जो कि कौन कौन से हैं? हाड़ौती के जिले हैं, यानी कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ उसमें शामिल है। तो हिमालय पर्वत आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये आपका भारत का मरुस्थल है, बिल्कुल। अगला बताएंगे, अगला प्रश्न क्या रहने वाला है साथियों? अगला प्रश्न अपना बिल्कुल, अरावली पर्वतमाला का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? यानी अरावली जो पर्वतमाला है राजस्थान की, उसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो कौन सी है भाई? गुरु शिखर है, या फिर एवरेस्ट है, या फिर जरगा है, या फिर कंचनजंगा है? अगर बात की जाए अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी की, तो वो हो जाएगी आपकी गुरु शिखर। कौन सी है भाई? गुरु शिखर हो जाएगी, बिल्कुल भाई। जिसकी अगर ऊंचाई अगर पूछ ले तो 1722 मीटर है। कितनी है भाई? 1722 मीटर उसकी ऊंचाई है। चलिए अगला बताएंगे, अगला प्रश्न क्या रहने वाला है साथियों? अगला प्रश्न है आपका, रेत के टीले जो हवा के साथ अपना स्थान बदल लेते हैं उनको क्या कहा जाता है? यानी रेत के टीले जो हवा के साथ, यानी हवा चल रही है पूर्व से पश्चिम, तो पूर्व दिशा से चलकर पश्चिम दिशा में अगर वो पहुंच जाते हैं, तो रेत के टीलों को जो हवा के साथ जो अपना स्थान बदलते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो उनको कहा जाता है साथियों दोहरे। क्या कहा जाता है? दोहरे कहा जाता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जो 3 है वो क्लियरली करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न बताएंगे, अगला प्रश्न क्या रहने वाला है? अगला प्रश्न है, ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली अत्यंत गर्म एवं धूल भरी जो हवाएं होती हैं उनको क्या कहा जाता है? यानी गर्मियों में जो हवाएं चलती हैं गरम गरम, तो धूल भरी जो आंधियां चलती हैं उनको क्या कहा जाता है? आंधी कहा जाता है, लू कहा जाता है, या फिर गर्म हवा कहा जाता है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो साथियों ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली अत्यंत गर्म एवं धूल भरी जो हवाएं होती हैं उनको क्या कहा जाता है? लू कहा जाता है साथियों। क्या कहा जाता है? लू कहा जाता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जो 2 है वो क्लियरली करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल भाई। अब यहीं से एक प्रश्न और बताएंगे कि राजस्थान में सर्वाधिक जो आंधियाँ आती हैं वो कहाँ किस जिले में आती हैं? इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। चलिए अगला प्रश्न अपन देखते हैं, अगला प्रश्न क्या रहने वाला है? बिल्कुल साथियों, मैंने प्रश्न बता चुका हूँ, गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? यानी अरावली पर्वत का सबसे ऊंचा शिखर गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1728 मीटर है, 1800 मीटर है, या फिर 1722 मीटर है, या फिर 1734 मीटर है? फटाफट से बताओ कितना मीटर है। बिल्कुल, तो साथियों 1722 मीटर तो सर जी अभी आपने बताया था, बिल्कुल साथियों 1722 मीटर है। कितनी? 1722 मीटर है, और अरावली पर्वत का सबसे ऊंचा शिखर बताया गया है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जो 3 है वो क्लियरली करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, मानचित्र पर समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने की जो काल्पनिक रेखा होती है उसको क्या कहा जाता है? यानी मानचित्र जो है उस पर समान वर्षा वाले जो स्थान है उनको आपस में जोड़ने का जो काम करती है वो काल्पनिक रेखा होती है। उस काल्पनिक रेखा को किस नाम से जाना जाता है? ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है। समवर्षा के रेखा के नाम से, अक्षांश रेखा के नाम से, समताप रेखा के नाम से, या फिर समदाब रेखा के नाम से? तो साथियों जब मानचित्र पर समान वर्षा वाले स्थानों को जो आपस में जोड़ती है उस काल्पनिक रेखा का नाम है समवर्षा रेखा। क्या कहते हैं उसको? समवर्षा रेखा कहते हैं, बिल्कुल साथियों। तो 50 सेंटीमीटर जो समवर्षा रेखा है वो राजस्थान को 2 भागों में बांटती है। कितने भागों में? 2 भागों में बांटती है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जो ए है वो क्लियरली करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न अपन देखते हैं, अगला प्रश्न क्या रहने वाला है? अगला प्रश्न है, सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? यानी राजस्थान में सर्वाधिक जहाँ पे वर्षा होती है वो जिला कौन सा है? बताओ भाई। जैसलमेर है, झालावाड़ है, माउंट आबू है, या फिर डूंगरपुर है? साथियों मैंने बात की है जिले की। क्या लिखा है? मैंने यहाँ पे जिला लिखा हुआ है सर जी, जिला। तो सर जी जिला पूछा है तो जिले में तो क्या आ जाएगा? झालावाड़ हो जाएगा। अगर पूछता स्थान, अगर स्थान पूछता तो हम क्या कर देते? माउंट आबू को करेक्ट कर देते, लेकिन यहाँ पे अभी पूछा है जिला। तो सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है आपका झालावाड़। क्या होता है यहाँ पे? झालावाड़ में
सर्वाधिक वर्षा होती है। अगर स्थान पूछता तो माउंट आबू आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता। बिल्कुल। साथियों अगला प्रश्न देख लो, वही आ गया कि सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा है। अभी क्या पूछा है आपसे, स्थान पूछा है। जैसलमेर है, झालावाड़ है, माउंट आबू है या फिर आपका डूंगरपुर है। अभी पूछा है आपसे स्थान, तो स्थान तो सर जी माउंट आबू बताया था। अभी आपने क्या बताया था, माउंट आबू बताया था। बिल्कुल मेरे लाडलो, यहाँ पे आपका माउंट आबू बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यानी सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान पूछा है तो माउंट आबू करना है, और सर्वाधिक वर्षा वाला जिला पूछा तो झालावाड़ करना है। बिल्कुल भाई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसी हिसाब से राजस्थान का अगर सबसे गर्म जिला अगर पूछता है तो आपको चूरू करना है, और सबसे गर्म स्थान पूछता है तो आपको फलौदी करना है। स्थान में फलौदी करना है, और सबसे गर्म जो चूल्हा पूछता है तो चूरू करना है। बिल्कुल भाई। अगला प्रश्न है आपका, छप्पन का मैदान कहाँ पर स्थित है। साथियों छप्पन का मैदान पूछा है, क्या पूछा है भाई, छप्पन का मैदान। तो भाई छप्पन का मैदान कहाँ पर स्थित है, बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ के बीच में है, या फिर आपके बांसवाड़ा व झालावाड़ के बीच में है, राजस्थान व प्रतापगढ़ वो झालावाड़ व प्रतापगढ़ के बीच में है, या फिर आपका उदयपुर एवं बांसवाड़ा के बीच में है। तो भाई छप्पन का मैदान की अगर बात की जाए तो बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के बीच में आपका छप्पन का मैदान स्थित है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जो ए है वो क्लियरली करेक्ट हो जाएगा। साथियों इस क्लास का नेक्स्ट और अंतिम जो प्रश्न है वो हो जाएगा, मेसा का पठार कहाँ पर स्थित है। यानी मेसा का जो पठार है ना वो कहाँ पर स्थित है, बांसवाड़ा में है, उदयपुर में है, चित्तौड़गढ़ में है या फिर प्रतापगढ़ में है। तो मेसा का पठार है आपका चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। कहाँ पर सर जी, चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मैंने आपसे प्रश्न पूछा है कि राजस्थान में सर्वाधिक जो आंधियां हैं वो किस जिले में आती हैं, तो ये आपको कमेंट करके आंसर बताना है। बाकी जिन्होंने अभी तक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, फ्री में नोट्स प्राप्त नहीं किए हैं, तो इस नंबर पे मैसेज करके आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। ये अपना हेल्पलाइन नंबर है। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट अगली क्लास में, तब तक के लिए बने रहिए हथीजरे क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना है, और कमेंट में जरूर बताना आपके इस क्लास से कितने प्रश्न सही हुए, जिससे हमें क्या आपकी तैयारी का लेवल का जो क्या आंकड़ा लग सके। धन्यवाद।